अगर आप भी धान में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो अभी आप क्या क्या कर सकते हैं ताकि आपके धान में पैदावार अच्छी हो सके, धान में बालियाँ अच्छी आ सकें। अगर बालियाँ आ गई हैं तो बालियों में दाने सही से भर सकें। पूरी जानकारी इस संबंध में मिलने वाली है कि अभी आपको करना चाहिए धान की फसल में ताकि ज़्यादा उत्पादन आप ले सकें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर दोबारा ही देख रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलते रहेंगे, चाहे धान की खेती हो या फिर कोई अन्य खेती हो, समय समय पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना होगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अगर आप धान में अभी 10 से 15-20% तक पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी काम आपको ज़रूर करने हैं। इसके बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले किसान भाइयों, धान के खेत में आपको नमी बनाए रखनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि हमें नमी क्यों रखनी चाहिए, क्या इससे फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की साइज़ थोड़ा लंबी हो सकती है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में सम्मिलित है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा हो गई है वीडियो की। तो सबसे पहले नमी बनाए रखना है। अब नमी हमें क्यों इस समय बनाए रखना चाहिए, इसका भी बहुत सारा रीज़न होता है। जब हमारे किसी भी फसल में या पौधे में जब फूल वाली अवस्था होती है या फिर फल वाली अवस्था होती है, अगर इस समय नमी की कमी आपकी धान की फसल में या किसी अन्य फसल में हो जाती है तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान फूल वाले कंडीशन में होता है। फूल सही से नहीं आ पाते हैं, और अगर फूल आते भी हैं तो फूल में पॉलिनेशन सही से नहीं होता है, फूल आपके सूख जाते हैं, फूल गिर जाते हैं, पानी की कमी की वजह से ऐसा हो जाता है। तो इसलिए आपको नमी हमेशा बनाए रखनी है जब तक आपकी फसल में सही से दाने ना भर जाएं। तो कुल मिला के आप इतना मान के चलिए कि धान की फसल में जब आपकी धान की फसल गबोड़ अवस्था में चली जाती है, यानी बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था से लेके जब तक आपकी धान की फसल में दाने सही से भर नहीं जाते हैं, मतलब दानों में दूध जो है वो एकदम से चावल में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक आपको धान की फसल में आपको नमी बनाए रखनी है। मैच्योर होने के बाद ही आपको नमी कम करनी होती है। मतलब जब हमारी धान की फसल पकने वाली स्थिति में आ जाती है तब हम नमी कम कर देते हैं ताकि हमारी कटाई के बाद दिक्कत ना हो। तो ऐसा आपको ज़रूर करना है। अगर आप ऐसा करने से चूक जाते हैं तो भले ही आप कोई भी खाद, कोई भी पानी, कोई भी दवाएं, कुछ भी डाल दीजिए, कोई भी असर नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है, कम से कम 1 इंच 2 इंच तक पानी आपको अपनी धान की फसल में रखना होता है ताकि हमारी फसल में पानी की कमी ना हो सके, नमी की कमी ना हो सके। अब सवाल एक ये आता है कि हमारे ऐसे बहुत सारे खेत होते हैं जहाँ पे पानी बराबर रुक नहीं पाता है। जो नीचे वाले खेत होते हैं, जो थोड़ा सा चिकनी मिट्टी वाले होते हैं, उनमें तो पानी रुका रहता है, लेकिन जो बलुई मिट्टी या फिर ऐसी मिट्टी होती है जहाँ पे पानी काफ़ी जल्दी सूख जाता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे आपको पानी भरने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको खेत में देखना है कि नमी है या नहीं है। मतलब मिट्टी चिटकनी नहीं चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। जब आप धान की फसल की निगरानी करें तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपकी मिट्टी में नमी है या नहीं है। अगर नमी नहीं हो तो तुरंत ही आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको गहरी सिंचाई नहीं करनी है, बस 1 से 2 इंच तक पानी ही भरना होता है। तो हल्की हल्की सिंचाई आप करके नमी लगातार बनाए रख सकते हैं। और अगर आप भले ही कोई खाद ना डाल पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन नमी आपको इस समय बनाए रखनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि हमें गबोड़ अवस्था में कौन कौन सी खादें देनी चाहिए। ये भी सवाल बहुत अहम हो जाता है। बहुत सारे किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा खाद डालें, कौन सा NPK डालें, क्या डालें, पोटाश डालें, यूरिया डालें या DAP डालें, हमें क्या डालना चाहिए। तो धान की फसल में जब हमारी फसल गबोड़ अवस्था में पहुंच जाती है, अभी बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ बालियाँ निकल चुकी होंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अभी खेत होंगे जहाँ पे बालियाँ भी निकलना स्टार्ट हुई हैं, 1-2 बालियाँ ही निकली हैं। तो जब बालियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं यानी गबोड़ अवस्था में आपको अपने धान की फसल में देना होता है NPK 05234। ये इस समय के लिए काफ़ी बेहतर होता है। इसमें 52% फास्फोरस होता है और 34% इसमें पोटास पाया जाता है। फास्फोरस का इस समय क्या काम होता है हम ये भी जान लेते हैं। अब बहुत सारे किसान भाई यही सोचेंगे कि हमें इस समय फास्फोरस देने की आखिर आवश्यकता क्या होती है। तो अगर आप गबोड़ अवस्था में फास्फोरस खाद देते हैं अपनी धान की फसल में, तो जो बालियाँ निकलने वाली जो प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी तेज़ी ला देता है। कुल मिला के बालियों के विकास में, बालियों के निकलने में तेज़ी लाने के लिए ही इस समय हम फास्फोरस खाद का इस्तेमाल करते हैं। और फास्फोरस के और भी बहुत सारे काम होते हैं, जड़ों के विकास में मदद करना, कल्ले बनने में मदद करना, इसलिए हम स्टार्टिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस समय इस्तेमाल करने से बालियाँ सही से निकल पाती हैं, तो इसलिए हम फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। और 34% इसमें पाया जाता है पोटास। पोटास खाद का काम तो आप सभी जानते ही होंगे। पोटास खाद से हमारी बालियाँ अच्छी आती हैं, हमारे पौधे भी मजबूत हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि जो हमारी धान की फसल है वो तेज़ हवा
हवा के कारण गिर भी जाती है तो हो सकता है आपकी फसल में पोटास खाद की कमी हो गई हो। तो इसलिए हम इस समय 05234 का बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हमें कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए NPK खाद का धान की फसल पे। तो 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम मात्रा आपको NPK 05234 की लेनी है और उसको लगभग 170 से 180 लीटर पानी के आसपास घोल लीजिए और उसको अपनी धान की फसल पे आपको बालियाँ निकलने से पहले स्प्रे करना होता है। गबोट अवस्था जब हमारी होती है तब हम स्प्रे करते हैं। इसके अलावा आप बोरोन भी इसमें मिला लेंगे तो बेहतर रहेगा। बोरोन का भी इस समय बहुत काम होता है और बोरोन के ऊपर मैंने स्पेशली एक अलग से ही वीडियो बना दी है, तो वो वीडियो जाके आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब बहुत सारे हमारे किसान भाई कमेंट ये करते हैं कि धान में जब हम बोरोन देते हैं तो हमारी पत्तियाँ जल जाती हैं, दानों में धब्बे पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है आखिर ऐसा होता क्यों है, धान की जो पत्तियाँ हैं जलती क्यों हैं। क्या हम बहुत अधिक मात्रा में तो ये खादें नहीं दे रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें तो हम एक साथ नहीं दे रहे हैं। कई बार होता ऐसा है कि हम बहुत चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ बना के दे देते हैं। मान लीजिए आपने NPK दिया, उसके साथ में बोरोन दे दिया, उसके साथ में आपने फफूंदनाशी भी दे दिया, उसके साथ में आपने कीटनाशी भी दे दिया, तो ऐसी समस्या तो आने ही वाली है। तो एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बोरोन खाद का इस्तेमाल करिए तो केवल आपको NPK के साथ देना है या फिर आप इसको अकेले भी दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ में कोई भी फफूंदनाशी या फिर कोई भी आपको कीटनाशी का इस्तेमाल धान की फसल में बोरोन खाद के साथ नहीं करना है। अगर आप इस समय देना चाहते हैं तो NPK के साथ दे सकते हैं, चाहे जो भी NPK हो, लेकिन उसके साथ में आपको फफूंदनाशी या फिर कीटनाशी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कर लेंगे तो आपकी जो फसल है वो तो जलना निश्चित ही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कितनी मात्रा में हमें प्रयोग करना चाहिए। तो 90 से 100 ग्राम मात्रा आपको लेनी है। प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। 170 से 180 लीटर पानी में घोल के आपको स्प्रे करना होता है। हमेशा साफ़ सुथरे पानी का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कई किसान भाई कभी ऐसा कर देते हैं कि जो मतलब खेत के आसपास जो पानी भरा रहता है उसी का इस्तेमाल स्प्रे के रूप में कर देते हैं। ऐसा करना सही नहीं होता है। हमेशा स्वच्छ पानी का ही इस्तेमाल आपको स्प्रे खाद के रूप में मतलब स्प्रे वाले रूप में करना चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ पे एक अहम सवाल का जवाब मैं देते चलता हूँ। बहुत सारे किसान भाई कमेंट ये करते हैं कि क्या धान में गबोट अवस्था में हमें यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल रहा हो कि क्या हम इस समय यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं जो ऐसा बताते हैं कि करना चाहिए, कुछ भाई बताते हैं नहीं करना चाहिए। तो आखिर सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लाभ क्या होगा अगर हम इस समय इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में जानते हैं नुकसान क्या क्या होने वाले हैं। तो अगर आप गबोट अवस्था में धान में यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला जो लाभ होता है ये होता है कि धान में जो बालियाँ हैं वो काफ़ी जल्दी निकल आती हैं। मतलब बालियों के निकलने वाली प्रोसेस काफ़ी जल्दी हो जाती है। अब हम जानते हैं इससे नुकसान क्या होता है। लाभ तो केवल एक ही यही आपको मिलेगा कि जो बालियाँ हैं वो जल्दी निकल आती हैं, लेकिन नुकसान इसके बहुत सारे होते हैं। पहला और अहम नुकसान ये होता है कि जो हमारी धान का पौधा है वो अपनी एनर्जी जो है वो पौधे की बढ़वार में लगाने लगता है, जिससे हमारी जो बालियाँ हैं वो कमज़ोर रह जाती हैं। कई बार बालियाँ छोटी रह जाती हैं, बालियों में दाने नहीं भर पाते हैं, क्योंकि जो पौधा है उसको जब यूरिया नाइट्रोजन मिल जाती है तो वो अपनी जो एनर्जी है वो पौधे के विकास पे लगा देता है। यूरिया खाद का काम होता है पत्ते का विकास, मतलब समुचित पौधे के विकास में यूरिया का अहम योगदान होता है। और इसलिए हम जब इसमें नाइट्रोजन यानी यूरिया देते हैं तो पौधा अपनी बढ़वार, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारी बालियाँ काफ़ी छोटी रह जाती हैं। तो इस समय गलती से भी आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने कर दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो कुल मिला के गबोट अवस्था में आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि अगर हमारी धान की फसल में नाइट्रोजन की कमी लग रही है, पत्ते हमारे पीले हैं, तो हमें क्या कर सकते हैं यूरिया खाद की जो कमी है उसको पूरे करने के लिए। तो जब किसान भाइयों धान में बालियाँ निकल जाती हैं उसके बाद में आप यूरिया खाद दे सकते हैं। तो जब धान में बालियाँ निकल जाती हैं उसके बाद में आपको देना होता है NPK 13-045। इसमें 13% होता है नाइट्रोजन और 45% होता है इसमें पोटास। तो ये आप तब दें जब आपकी धान में मतलब लगे कि हाँ पत्ते थोड़ा सा पीले हैं, आपको नाइट्रोजन की कमी धान के फसल में लग रही है, तभी आपको NPK 13-045 देना होता है। और अगर आपको ऐसा कमी नहीं लग रही हो तो आप दे सकते हैं NPK 0050। अब कई किसान भाई कमेंट करते हैं कि जब हम धान में बालियाँ निकलने के बाद पोटास देते हैं किसी भी रूप में तो हमारी धान में जो दाने आते हैं उनमें धब्बे पड़ जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो ऐसा केवल इसीलिए होता है कि आप ज़्यादा मात्रा में दे देते होंगे। अगर अधिक मात्रा में या फिर कोई अन्य कॉम्बिनेशन एक साथ आप दे देते होंगे तो ऐसी समस्या देखी जाती है। तो बहुत अधिक मात्रा में मैं उपयोग आपको नहीं बता रहा हूँ,
केवल आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना है। 170 से 180 लीटर पानी में घोल के आपको धान में बालियाँ निकलने के बाद ही इसका इस्तेमाल आपको करना होता है। जब संपूर्ण बालियाँ निकल जाती हैं तभी आपको इस्तेमाल करना होता है। तो किसान भाइयों, वीडियो के अंत में मैं काफ़ी अहम जानकारी आपको देने वाला हूँ, ऐसा आपको ज़रूर करना है। सबसे पहले आप अपने खेत में जाइए, वहाँ पर आसपास देखिए क्या कोई रोग, क्या कोई बीमारी, क्या कोई कीट आपको अपनी धान की फसल पर नज़र आ रहा है। अगर इस समय कोई भी बीमारी लग जाता है, कोई भी रोग, कोई भी कीट लग जाता है धान में, तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, चाहे फंगस वाले रोग हों या फिर कोई कीट हो, कोई बीमारियाँ हों। तो अगर फंगस वाली बीमारी है तो फंगिसाइड का इस्तेमाल करिए, कीटों वाली है तो उसका उपचार करिए। और अगर आपको नहीं पता है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि कौन सी बीमारी लगी हुई है, कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा आपको ज़रूर करना है। जब तक धान में अच्छे से दाने नहीं बन जाते हैं तब तक आपको धान की फसल की निगरानी करनी होती है। अगर आप इस समय निगरानी नहीं कर पाते हैं तो काफ़ी नुकसान आपको हो सकता है, आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपके धान में क्या रोग लग जाता है। लेकिन हाँ, जब फ्लावरिंग वाली स्टेज होती है तब धान के फसल के बीच में आपको चल के नहीं जाना होता है, वहाँ पर फूल जो है वो गिर जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर